राधे राधे प्रिय दर्शकों। 70 वर्षीय मोहन जी एक कचौड़ी की दुकान पे खड़े हुए भीड़ के पीछे हाथ ऊपर करके बार बार बोल रहे थे, भैया एक कचौड़ी दे दो, मेरी पत्नी वहां भूखी बैठी है। यदि उसने कुछ नहीं खाया तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। भैया एक कचौड़ी दे दो। इस तरह से उस भिखारी की बात सुनकर होटल में काम कर रहा जितेंद्र गुस्से से भड़क जाता है। भिखारियों के लिए यह होटल खोल के रखा है क्या हमने? जब देखो कचौड़ी दे दो। कई दिनों से तुम हमारे ही होटल में कचौड़ी के लिए दौड़े चले आते हो। अरे हमसे भूल हो गई जो हमने तुम्हें पहले कचौड़ी दे दिया। भागते हो यहाँ से कि नहीं? कपड़ों से कितनी बदबू आ रही है। तुमको देखकर ग्राहक भी भाग जा रहे हैं। इतनी बातें सुनकर जगमोहन जी जब पीछे मुड़ के जाने लगते हैं तो वहीं पर उस होटल का मालिक शिव कुमार जी आ जाते हैं। जगमोहन जी को आवाज देकर बोलते हैं, रुको भैया ठहरो। और फिर जितेंद्र को बोलते हैं, जितेंद्र ये क्या तरीका है किसी गरीब से बात करने का? तुम उस गरीब को एक कचौड़ी दे दो। सुबह सुबह किसी गरीब को इस तरह से डांट के मत भगाओ। कभी कभी किसी गरीब के रूप में भगवान भी आ जाते हैं। जितेंद्र गुस्से से बोला, क्या अब अंकल आप ऐसी बातें करते हो? हर भिखारियों में आपको भगवान ही दिखते हैं। एक दिन इसी तरह से आप भी इन्हीं भिखारियों के लाइन में खड़े रहोगे। जब यह होटल भिखारियों को दान करने के लिए खोले हो तो फिर आपका भी यही हाल होने वाला है। शिव कुमार जी बोले, पहले तो फिलहाल उस अंकल को ले जाकर एक कचौड़ी दे दे और उसको थोड़ी सी चाय। फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। किसी को दान करने से कोई भिखारी नहीं बन जाता। वह जाकर अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। जितेंद्र गुस्से में था लेकिन ले जाकर उनके हाथ में थमा देता है। शिव कुमार जी एक कचौड़ी और थोड़ी सी चाय लेकर जाते हैं। दूर चबूतरे पर बैठी उनकी पत्नी को कचौड़ी तोड़कर देते हैं। थोड़ा सा उसमें वह आधी चाय, दोनों थोड़ा सा चाय के साथ मुंह मीठा कर लेते हैं और वहां से उठकर कहीं और चले जाते हैं। शाम को जब शिव कुमार जी होटल से अपने घर जा रहे होते हैं तो एक हैंडपंप के पास जिसमें से दोनों पति पत्नी पानी पी रहे थे, शिव कुमार जी को देखकर मोहन जी उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं, भैया आपका लाख लाख धन्यवाद। भगवान आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। यह बात सुनकर शिव कुमार जी खड़े हो जाते हैं वहीं पर और पूछते हैं, तुम दोनों इस तरह से क्यों भटक रहे हो? अपने बारे में बताओ। तुम्हारा कोई नहीं है क्या? तुम लोग रहते कहाँ हो? मैंने कई बार देखा कि तुम लोग मेरे होटल में आकर चबूतरों पर घंटों बैठते हो। तो तुम लोग अपना ठिकाना कहाँ रखे हो? जगमोहन जी पहले कुछ बताना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने कहा, भैया आप इतना पूछ ही रहे हो तो आपको बताता हूँ। मैं कोई भिखारी या गरीब नहीं हूँ। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं। मेरा एक बेटा इसी शहर में रहता है और मेरा दूसरा बेटा दूसरे शहर में रहता है। मैं यहाँ पर अपने बड़े बेटे के पास आया था। मैं दिल्ली से दूर एक गांव में रहता हूँ और इसी दिल्ली शहर में मेरा बेटा है। मेरे दोनों बेटे पढ़ लिख कर बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। मैं भी एक सरकारी कर्मचारी हुआ करता था। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। आज भी मेरी पेंशन आती है और वह भी मेरे बैंक पर। यह बातें सुनकर शिव कुमार जी को जानने की और इच्छा हुई तो उन्होंने पूछा, अरे तुम सरकारी नौकरी वाले हो भैया और तुम्हारी पेंशन आती है, फिर तुम इस तरह से भिखारियों के जैसे एक कचौड़ी मांगते हुए क्यों भटक रहे हो? क्या करोगी वह पेंशन के पैसे जोड़कर? शिव कुमार जी जब इतना पूछते हैं तो जगमोहन जी रोने लगते हैं, भैया मैं कोई पैसे नहीं जोड़ रहा हूँ। 1 साल पहले की बात है जब मैं गांव में रहता था। मेरी पत्नी, मेरा छोटा बेटा पंकज और उसकी पत्नी। इसी बीच एक दिन बड़ा बेटा प्रदीप घर पहुंचता है। माँ कह देती है कि बेटा कुछ दिन तेरे साथ भी रहना चाहती हूँ। तू भी तो आखिर मेरा बेटा है। तुझे नहीं लगता कि माता पिता को कुछ दिनों के लिए तू अपने साथ रखे? प्रदीप कह देता है कि ठीक है माँ, चलो मेरे साथ। ऐसी ही बात है तो तैयार हो जाओ, अभी चलो।
मेरा मन नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी अपने बेटे की बात मान ली और वह दिल्ली शहर बड़े बेटे के पास रहने आ गई। जैसे ही हम दोनों पति पत्नी घर में आए, तो बड़ी बहू प्रदीप को अंदर बुलाकर डांटने लगी। तुम इन मुसीबत को यहाँ लेकर क्यों आ गए? यह तुम्हारे गवार माता पिता शहर में रहने के लायक भी नहीं है और तुम इन्हें लेकर चले आए। प्रदीप अपनी पत्नी से बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? माँ कहने लगी, इसीलिए लाना पड़ा, और वैसे भी मैं इन्हें ज्यादा दिनों तक घर में नहीं रखने वाला। इनके पास बहुत सारे पैसे हैं। पहले मैं बाबूजी से कुछ पैसे ले लूंगा, उसके बाद इन्हें जहां से लाए हैं वहीं पहुंचा दूंगा। यह बात मेरी पत्नी ने सुन लिया था, लेकिन करते भी हम क्या। आते ही बेटे और बहू के असली रूप हमें दिख गए थे। कुछ दिनों तक तो बहू हमें, बाबूजी ये सामान लेकर आओ, बाबूजी वो सामान लेकर आओ, बाबूजी अपने पोते के लिए कपड़ा लेकर आओ। जितनी नगद राशि मैं लेकर आया था, तो सारा पैसा मेरा बहू काम में लगवा दी। सब पैसे खर्च होने के बाद वह मुझे बाजार भेजती और कहती, बाबूजी सामान लेकर आना। तो मैंने एक दिन बोल दिया, बहू मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब से मैं आया हूँ, तब से तुम्हारे आर्डर मिलते गए और मैं सामान ला ला कर देता रहा। अब तो मेरे पास 1 रुपए नहीं है और मैं अपने बैंक का कोई भी पेपर लेकर नहीं आया। मुझे लगा कि बेटा बहू के पास जा रहे हैं, तो मुझे अपने पैसों की जरूरत क्या है? जो भी हमने पैसे रखे थे, तुमने सारा पैसा खर्च करवा दिया। तो बहू बोलने लगी, तो क्या यहाँ पर ऐसे ही खाने चले आए? यह गांव नहीं है जो खेतों से निकाल कर लाए और खा ले। ये शहर है। यहाँ पैसों की बड़ी कमी रहती है, मेहनत करनी पड़ती है, और आप हो कि यहाँ बैठे बैठे खाने चले आए। बहू की ऐसी बातें सुनकर मेरी पत्नी गुस्से से बोली, कैसी बातें करती हो बहू? क्या यह सिर्फ तुम्हारा घर है? मेरे बेटे का घर है, इसीलिए मेरा भी अधिकार बनता है। बेटे के साथ ही आया हूँ, ऐसे थोड़ी ना जबरदस्ती। बहू ये बातें सुनकर गुस्से से भड़क उठी। बड़ी आई अधिकार जमाने वाली। बेटे का है तो जा बेटे के ऑफिस में बैठ, यहाँ मेरे छाती में बैठकर मूंग मत दल। इतना कहकर वह बाल पकड़कर मेरी पत्नी को घसीट कर घर से बाहर निकाल दिया। और जब मैं पकड़ने गया, तो मुझे बोली, बुढ़ऊ अगर तू मेरे पास आया तो ऐसी हालत करूंगी, किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेगी। हम दोनों पति पत्नी उससे परेशान हो गए। फिर जब हम अंदर जाने लगे, तो उसने कह दिया, खबरदार अगर तुम दोनों घर के अंदर भी आए, तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। हम लोग पूरा दिन वहीं बैठे रह गए, लेकिन हमारी बहू ने हम दोनों को घर के अंदर नहीं लिया। पूरा दिन भूखे प्यासे रह गए। शाम को जब बेटे के आने का समय हुआ, तब बहू घर के अंदर बुलाई और बेटे को कुछ न बताए यह वह पीछे हमारे पड़ी रह गई। कुछ ऐसे ही समय बीतता रहा। अब तो बहू ऐसा ही करने लगी थी। जब बेटा ऑफिस चला जाता, तो हम दोनों को एक कटोरा थमाकर पति पत्नी को भीख मांगने भेज देती है। हम दोनों पति पत्नी दिल्ली शहर में भीख मांगते हैं, और उसने बोल रखा है कि बेटे के आने से पहले ही सही समय पर घर पर आ जाना। इसीलिए हम लोग दिन भर भीख मांगते हैं, और शाम को जब घर जाते हैं, तो जो बासी पड़ा रहता है खाना, वही बहू दे देती है। इतनी बातें सुनकर शिव कुमार जी की आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसुओं को पोंछते हुए शिव कुमार जी ने बोला, जब मोहन भैया आप अपने बेटे को यह सब बात बता क्यों नहीं देते? फिर जो होगा तो देखा जाएगा। जगमोहन जी ने बोला, कैसे बता दूं? एक दिन मैं अपनी पत्नी के लिए पानी लेने जा रहा था। किचन में दोनों बहू बेटे की हंसने की जोर जोर से आवाज आ रही थी। बेटा बोल रहा था, तुमने तो मेरे माता पिता को अच्छे लाइन पर लगा दिया। वह लोग मुझे पैसा तो देंगे नहीं, तुम उनसे एक अच्छा सा कमाने का जरिया बना ली हो। दिन भर भीख मंगवाती हो,
चलो तुम इससे अपने घर तो चला लेती हो और मेरे पैसे बचेंगे तो जल्द ही हम लोग बड़े से मकान में रहने जाएंगे। जब मैं यह बातें सुना तो दंग रह गया कि इन सब में मेरा बेटा भी शामिल है। मेरा बेटा और बहू यह दोनों मिलकर मुझसे भीख मंगवाते हैं और मेरी पत्नी को, ताकि हम लोग घर का खर्च चला सकें। यह सुनकर शिव कुमार जी ठग से रह गए। क्या क्या आपका बड़ा बेटा अपनी पत्नी के साथ मिलकर आपसे भीख मंगवा रहा है? बेटे को भी सब पता है कैसी औलाद होती है। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। यह सुनकर जगमोहन जी बोले, फिर आपका कोई औलाद नहीं है क्या? तो आप होटल किसके सहारे चलाते हो? शिव कुमार जी बोले, मेरे होटल में जो जितेंद्र नाम का लड़का काम करता है वह मेरे दोस्त का लड़का है। अच्छी तरह से देख रेख करता है, बस थोड़ा अकड़ू है। बड़ों बूढ़ों पर वह कभी दया नहीं करता है, तो वह भी ऐसा ही। लेकिन अब क्या करें, भगवान ने अपनी औलाद तो दिया नहीं है। फिर शिव कुमार जी ने बोला, भाई मेरा छोड़ो जगमोहन भैया, मैं एक काम करता हूँ, आप लोग यह पैसे लो और अपने गांव चले जाओ। कम से कम आप अपने घर में सुरक्षित तो रहोगे। यह बताओ, क्या आपका छोटा बेटा पंकज आप लोगों का ध्यान रखता है? वह इसके जैसा ही है कि वह कुछ ठीक ठाक है? जगमोहन जी बोले, छोटा बेटा मेरा बहुत अच्छा है। वह हमें दिल से प्यार करता है और हमारा ख्याल रखता है। बहू थोड़ी खतरनाक है, लेकिन बेटे के सामने उसकी एक नहीं चलती। जगमोहन जी को शिव कुमार जी पैसे देते हुए बोले, यह लो पैसे, ये भिखारियों वाले कपड़े उतार दो और अपने लिए कपड़े जाओ एक एक जोड़ी ले लो और इसी पैसे से आप अपना किराया देकर अपने घर चले जाओ। यह बात सुनकर जगमोहन जी बोले, मेरा सामान, मेरा चप्पल जूता बहू कुछ नहीं देती। वह यह सोचती है कि अगर मेरे हाथ मेरा सामान लग गया तो हम दोनों गांव चले जाएंगे और उसका एक रोजगार बंद हो जाएगा। शिव कुमार जी बोले, मारो गोली उस कपड़ों को, पड़ा रहने दो वहीं, रखे रहने दो कपड़ा और एक जोड़ी चप्पल। तुम लोग इन पैसों से नया कपड़ा नया चप्पल ले लो और इसी से किराया निकाल कर जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाओ। जगमोहन जी अपनी पत्नी के लिए और अपने लिए कपड़े लिए साफ सुथरा होकर अपने गांव पहुंच गए। गांव पहुंचे तो सारी बात अपने छोटी बहू और बेटे को बताने लगे। छोटी बहू तो सुनकर भून गई। इन लोगों की ही कोई गलती रही होगी, तभी तो बड़ी दीदी और बड़े भैया ने यह सब कुछ किया। लेकिन वही पंकज बोला, तुम कितनी निर्दयी होती जा रही हो। तुम्हें तो अपने अलावा दूसरों को कुछ पड़ी ही नहीं है। फिर एक दिन जब पंकज ऑफिस में था, जगमोहन जी बोले, बहू मेरी कुछ दवाइयां खत्म हो गई है, तुम बेटे को बोल दो तो लेता आएगा। उसे पता है कि कौन सी दवाइयां हैं। उसके मोबाइल में दवाइयों की फोटो भी है। यह बात सुनकर पंकज की पत्नी गुस्से से फोन लगाई, तुम्हारे माता पिता साल भर के लिए दिल्ली चले गए थे तो मुझे बहुत चैन था, सुकून से जी रही थी। फिर से आ गए, ये मंगवा देना वो मंगवा देना। यहाँ आकर इनकी साहिबी धरी है। और बड़े बेटे के पास जितने दिन थे, दोनों पति पत्नी पूरे दिल्ली में भीख मंगवाते थे। यह दोनों ये दिन भूल गए। पंकज की पत्नी पंकज से ताने मारते हुए कहने लगी, हम सारी उम्र इन दोनों का ठेका नहीं लेके रखे हैं। पंकज फोन से ही बोला, तुम कैसी खतरनाक औरत होती जा रही हो। तुम मेरे मम्मी पापा के सगी नहीं हो तो मेरा क्या साथ दोगी? फोन रखो, मैं जरूरी काम में हूँ, घर में आके तुम्हारी पंचायत सुनता हूँ। पंकज की पत्नी गुस्से में थी क्योंकि पंकज ने भी उसका साथ नहीं दिया और शाम को अपने पिताजी को दवाई लेकर आया। समय बीतता रहा। पंकज की पत्नी बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन पंकज के वजह से, उसके डर की वजह से पंकज की पत्नी सास ससुर को ज्यादा परेशान तो नहीं कर पाती थी, लेकिन वह भी कमी कुछ नहीं छोड़ती थी।
एक दिन बड़े बेटे का फोन आया, पंकज, पापा से बात करवा दे, कुछ जरूरी काम है। पंकज ले जाकर पिताजी को फोन दे देता है। उधर से प्रदीप बोला, पापा, आप दोनों तो ऐसे यहाँ से चले गए कि जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो। हमने पूरे दिल्ली शहर ढूंढ मारा, लेकिन आप लोगों का कोई पता ही नहीं। मैं कुछ दिनों तक सोचा, यदि पंकज के पास फोन करता हूँ तो वह और उसकी पत्नी परेशान हो जाएंगे, इसीलिए मैंने पंकज को नहीं बताया। लेकिन अब तुम जब घर पहुंच ही गए हो तो मैंने सोचा कि फोन करके सब खबर ले लूं। जगमोहन जी समझ रहे थे कि यह बड़ा लालची और क्रूर है, बिना मतलब के फोन तो नहीं लगाया होगा, तो बोले, कैसे याद किया बताओ। तो उधर से प्रदीप बोला, बाबूजी, वैसे कुछ जरूरत थी। आपने तो देखा ही था कि हमारा कितना छोटा सा घर है। हमने एक फ्लैट फिक्स किया है। कुछ पैसों की जरूरत है। आपकी पेंशन तो पूरी बची रहती है। हो सके तो आप मुझे 20 लाख रुपए दे दो। यह खबर सुनते ही जगमोहन जी गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, मुझे पता था तू कितना मतलबी, स्वार्थी और निर्दयी औलाद है। भगवान ना करे कभी मेरी जैसी औलाद किसी दुश्मन को भी ना दे। मैं तुझे फ्लैट के लिए पैसे दूंगा? कभी नहीं। मैं तुझे 1 रुपए नहीं दूंगा। मेरे पास जो भी जमा पूंजी है, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, सब कुछ मेरे छोटे बेटे पंकज के लिए है। खबरदार अगर तूने पैसे मांगे। पत्नी भी वहीं पर आ गई। जगमोहन जी की बातें सुनकर वह भी गुस्से में बोली, अरे नालायक, तू हम लोगों को ढूंढा है? कितना झूठा है। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। तूने तो सोचा कि अच्छा हुआ गए और बला टली। प्रदीप बोला, कैसी बातें करती हो माँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है। फिर प्रदीप की माँ बोली, मैंने सब कुछ सुन लिया था। तेरे बाबूजी सब सुनकर आए और मुझे बताए जब वह पानी लेने जा रहे थे। तुम दोनों पति पत्नी अपने माता पिता के बारे में जैसी बातें कर रहे थे, वह तो सुनकर भी ऐसा लग रहा है कि बिना औलाद ही जिंदगी जी ले वो अच्छा है। प्रदीप बहुत शर्मिंदा था। वह मोबाइल रख दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद वह अपने माता पिता से माफी मांगने के तौर पर घर आ गया। उसको देखकर पंकज गुस्से में था। उसने कहा, तुमने मम्मी पापा को ले जाकर पूरे दिल्ली शहर में भीख मंगवाया। भैया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम वापिस इस घर में आ गए? प्रदीप बोला, मेरा भी तो घर है पंकज, आने दे। तो पंकज बोला, नहीं, तुम्हारा घर था, अब नहीं है। बाबूजी ने साफ बोल दिया है ना कि मेरा एक ही औलाद है, इसीलिए तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे भैया भाभी हो, और ना ही तुम्हें मैं घर के अंदर आने दूंगा। तुम्हारी हरकतों की वजह से तो दिल करता है कि पुलिस कंप्लेन कर दूं। तुम हमारे मम्मी पापा को दिल्ली शहर में ले जाकर भीख मंगवाए। थू है तुम पर भैया, जो मम्मी पापा रातों दिन अपनी मेहनत की कमाई लगाकर पढ़ा लिखा कर तुम्हें इतना बड़ा इंजीनियर बनाए। आज तुम वही मम्मी पापा को दिल्ली शहर में भीख मंगवा रहे थे। यह कहकर उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। प्रदीप जिस लालच से अपने पिताजी से मिलने गया था, उसकी लालच पूरी नहीं हुई। वह अपना सा मुंह लेकर वापिस दिल्ली शहर लौट आया। इधर जगमोहन जी ने एक दिन कहा, बेटा, जिन्होंने मेरी मदद की उनसे हमें एक बार वापिस से मिलना है। दिल्ली शहर में हमारा नालायक बेटा रहता है तो क्या हुआ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हमारी मदद की। तो पंकज अपने बाबूजी की बात सुनकर बोला, बाबूजी, काफी समय हो गया हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। वैसे भी दिल्ली शहर बहुत अच्छा है। क्या हुआ, वहां भैया रहते हैं तो हम लोग उनके पास नहीं जाएंगे। किसी होटल में रुकेंगे और फिर घूमेंगे, और जिन्होंने आपकी मदद की उनसे मिलेंगे। हमें भी उनका दर्शन करने का मौका मिलेगा, जिन्होंने आपकी नई जिंदगी दी है। वरना आज आप दोनों दिल्ली शहर में ना जाने कहाँ कहाँ भटकते रहते। फिर दूसरे ही दिन पंकज और उसकी पत्नी अपने माता पिता को लेकर दिल्ली शहर पहुंच गया। जब जगमोहन जी दिल्ली शहर में पहुंचे तो उन्हें
वही पिछली बातें याद आने लगी। इस तरह से वह इस शहर में एक दिन भिखारी के रूप में भटक रहे थे। दर-दर भटक रहे थे, भीख माँग रहे थे। उन्हें यह सब याद आया। उनकी आँखों में आँसू आ गए। क्या दिन था वो, जब एक-एक रोटी के लिए तरस रहे थे। पंकज अच्छे से होटल बुकिंग किया, अपने माता-पिता और पत्नी को वहीं ठहराया। फिर सब लोग उसी होटल में गए, जहाँ शिव कुमार जी जगमोहन जी की मदद किए थे। जगमोहन जी उस जितेंद्र को देखते ही पहचान गए, जिसने उन्हें भिखारी कहकर भगाया था। उससे जाकर बोले, अरे भैया, तुम्हारे मालिक शिव कुमार जी कहाँ हैं? उसने बोला, कौन मालिक? इस होटल का कोई दूसरा मालिक नहीं है। मैं इस होटल में बैठा, तुम्हें मालिक नहीं दिख रहा क्या? मैं ही मालिक हूँ, बताओ। वह तो नौकर हैं, क्या काम है तुमसे? जगमोहन जी समझ गए कि जरूर कुछ गड़बड़ है। बोले, ठीक है भैया, तुम ही मालिक हो, तो मिलवाओ अपने नौकर शिव कुमार जी से। कहाँ है शिव कुमार नौकर तुम्हारा? जितेंद्र बोला, जाओ देखो, उधर प्लेट धो रहे होंगे। जब जगमोहन जी गए तो क्या देखते हैं, शिव कुमार जी प्लेट धो रहे थे। बर्तन धोने के बाद वह आकर जैसे ही अपने लिए खाना निकालने लगे कि एक कचौड़ी खाकर फिर दूसरा काम करें, तो जितेंद्र दौड़कर उनसे प्लेट छीन लिया। अरे, जितना तो तुम काम नहीं करते अंकल, उतना खा जाते हो। अब कचौड़ियाँ खाने लगे, तुम्हारी सैलरी से ज़्यादा तो तुम्हारा खाना हो जाता है। रखो अभी, बाद में तुम खाना। यह सुनकर शिव कुमार जी आंखों में आंसू लिए जैसे ही पलटे कि अचानक से कोई उनका हाथ पकड़ लिया। जब वह सामने देखे तो एक बुजुर्ग व्यक्ति जो उनका हाथ पकड़े थे। शिव कुमार जी बोले, आप कौन हो भैया? क्यों हाथ पकड़ रहे हो मेरा? क्या किया मैंने? जगमोहन जी बोले, मुझे नहीं पहचान रहे हो क्या? आओ, साइड में बैठ के बातें करते हैं। जगमोहन जी शिव कुमार जी को थोड़ा आगे लेकर गए और याद दिलाने लगे कि एक बार आपने मेरी मदद की थी, यहाँ से कचौड़ी उठाकर दिए थे। उन्हें जब सब याद दिलाया गया तो याद आ गया। वह बोले, हाँ हाँ, कभी कचौड़ी दिया था, तो उस समय पर मैं इस होटल का मालिक था। आज मैं तुम्हारी जगह हूँ। जैसे तुम्हें यह लड़का एक कचौड़ी न देकर यहाँ से भगा दिया था, आज मैं उसी तरह से नौकर बन चुका हूँ। समय समय की बात है मेरे भैया। जगमोहन जी पूछने लगे कि यह सब कैसे हुआ? तो शिव कुमार जी ने बताया कि शायद मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी कोई औलाद नहीं है। मैं मेरे दोस्त के बेटे को यह होटल का सारा कार्यभार सौंप कर और उसी के सहारे यह होटल चला रहा हूँ। ना जाने एक दिन किसी पेपर पर इस लड़के ने मुझसे साइन करवा लिया और यह होटल और सब कुछ अपने नाम कर लिया। अब मुझे इसी होटल में नौकर बनाकर रखा है। यह सुनकर जगमोहन जी बोले, तुम्हें यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तुम चलो मेरे साथ। यह मेरा बेटा पंकज है और मेरी बहू, मेरी पत्नी, हम सब साथ में आए हुए हैं, एक होटल में ठहरे हैं। पंकज अपने साथ शिव कुमार जी को ले गया, उन्हें नहलाया धुलाया, फिर उनके लिए अच्छा सा खाना ऑर्डर किया और फिर एक वकील को उसी होटल में बुलवाया। वकील ने बोला, बात तो सही है, प्रॉपर्टी आपकी है, लेकिन आपने साइन किया है। इसके लिए क्या कोई 3 गवाह आपका साथ दे सकते हैं? शिव कुमार जी बोले, 3 क्या? आप कहो तो 30 गवाह तैयार करके ला दो। वह सब सच बोलेंगे कि यह होटल और यह मेरी प्रॉपर्टी है। फिर क्या था, 1 महीने के अंदर ही 4-5 गवाह लेकर वकील कोर्ट में पहुंच गए। उन गवाहों के दम पर शिव कुमार जी की जमीन, उनकी प्रॉपर्टी, उनका पूरा होटल उन्हें मिल गया और जितेंद्र को वह होटल खाली करके भागना पड़ा। शिव कुमार जी ने जगमोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आज तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की वजह से यह मेरा होटल मुझे वापस मिल पाया है। जगमोहन जी बोले, आपकी वजह से मैं अपने गांव पहुंच पाया, नहीं तो मैं इसी दिल्ली शहर में भीख मांगते मांगते अपनी पत्नी के साथ मर गया होता।
आपका मेरे ऊपर जो एहसान है मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। यही कहते हैं कि किसी के ऊपर किया हुआ परोपकार कभी खाली नहीं जाता। बस अपनी पत्नी और माता-पिता को पूरे मुंबई शहर में खूब घुमाया, लेकिन उसी शहर में दुष्ट प्रकृति का जो उसका भाई रहता था, प्रदीप, उसके पास पंकज नहीं गया। फिर वह अपनी पत्नी और माता-पिता को लेकर अपने घर आ गया। पंकज की पत्नी अपने सास-ससुर के साथ जो भी गलत उसे अब बहुत गिल्टी फ़ील हो रहा था। उसने अपने सास-ससुर से माफ़ी माँगा। पंकज के पिता ने पंकज के नाम पर पूरी प्रॉपर्टी कर दी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जगन जी ने सिर्फ एक ही बेटे के नाम प्रॉपर्टी करके अच्छा काम किया या गलत? क्या उन्हें दोनों बेटों को बराबर देना चाहिए? चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।